अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। और लंदन से ही मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए 28,626 कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब कुछ आपने करके देख लिया, इसके बावजूद सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए। बाकी जमातें कहां पर स्टैंड करती हैं और क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर। और राय साहब, बल्ले का निशान मुझे देने के लिए कहा गया, मैंने इनकार कर दिया। ये कौन से बादशाह सलामत है? और जिन्होंने ये एक पार्टी के ओहदेदार को कहें या फिर कर्ता धर्ता इन्हें कहें या फिर पार्टी चलाने वाले कहें या फिर किसी और के नाम पर पार्टी चला रहे हैं, इनको ये असल में है कौन, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे प्रोग्राम के अंदर। और राय साहब, फिर जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले का निशान वापस लेने का, जो अदालत की दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया, इसकी भी कहानी शामिल करेंगे प्रोग्राम के अंदर। और फिर नवाज शरीफ साहब के हवाले से कैप्टन सफदर ने क्या पेशन गोई की और कैप्टन सफदर एक नजूमी किस तरह बन गए, इसकी भी कहानी सुनाएंगे अपने सुनने वाले को। लेकिन राज साहब, जो सबसे अहम खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब कुछ आपने करके देख लिया। आपने लोगों को पकड़ कर देख लिया, आपने लोगों को उठा कर देख लिया, आपने लोगों को लिटा कर देख लिया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा कर देख लिया, आपने लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया, आपने 6 साल के बच्चों तक को नहीं बख्शा। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। राय साहब, एक जनरल इंप्रेशन था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये इलेक्शन से पहले टूट जाएगी और लोग किसी तरह भी तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में नहीं जाएंगे। लेकिन राय साहब, जो नंबर्स हैं वो कुछ और कहानी सुना रहे हैं। और इन नंबर्स के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडरलेस, अगर इसे कहा जाए जमात, और लीडरलेस जो बनाने की कोशिश की गई, इसके बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवाए। राय साहब, जो इतलात आ रही हैं इसके मुताबिक इसे प्लान बी भी कहना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। 2,434 उम्मीदवार जो हैं वो कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो दीगर जमातें हैं उसमें नून लीग ने 2,134 और पीपल्स पार्टी की तरफ से 1,651 कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवाए गए। राज साहब, ये क्या माजरा हुआ, कहां से लोग आ गए, कैसे आ गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें एक जुमला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था परवेज खटक साहब का, कि हमें बल्ले की बात हमारे से की गई, निशान ऑफर किया गया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं चाहूंगा कि इस पे भी रोशनी डालें कि ये कौन लोग हैं जो बल्ले का निशान जो है वो ऑफर कर रहे हैं। चूंकि माजी में ओन चौधरी ने दरख्वास्त की इलेक्शन कमीशन को कि निशान हमें दिया जाए, उस पर इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, उन्होंने नहीं दिया, दरख्वास्त इन्होंने की भी नहीं। लेकिन ये कौन हातम ताई है, कौन से बादशाह सलामत हैं जो परवेज खटक साहब को ये ऑफर्स जो है वो करवा रहे हैं? राय साहब, देखें हाशमी साहब, इसके अंदर दो बड़े दिलचस्प नुकात हैं। एक तो ये कि तहरीक इंसाफ, इसके बावजूद कि तहरीक इंसाफ को जिस किस्म के जबर का सामना है, जिस किस्म के जबर का सामना करना पड़ा है, और आगे चलकर भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जिस तरह से अगवा करने का प्लान बनाया गया है, जिस तरह से नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर डाके मारे गए हैं, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे ज़्यादा नशिस्तों पर नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने में कामयाब रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास सबसे ज़्यादा उम्मीदवार मौजूद हैं, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बलियों में भी। अभी तो हाशमी साहब, एक एक हलके में 11-11 उम्मीदवारों की दरखास्तों को एंटरटेन नहीं किया जा सका। और उसकी एक वजह यह भी थी
कि एक फ़ैसला तो ये भी किया गया पीटीआई की जानिब से कि कुछ हलकों पर हमें लाजमन वकला को खड़ा करना चाहिए, जैसे कि नईम पंजोता सरगोदा के हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहां मरियम नवाज़ एक महफूज हलके के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगी। लेकिन जाहिर है कि नईम पंजोता के पास जब पीटीआई का टिकट होगा तो मरियम नवाज़ के लिए ये हलका जीतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो इस जबर के माहौल में भी 11 दरखास्तें ऐसी हैं एक एक हलके में जहां पर पीटीआई उन दरखास्तों को एंटरटेन नहीं कर सकी, और इसके बावजूद कि उन उम्मीदवारों को पता है कि जैसे ही इनके नॉमिनेशन पेपर्स या तो मंजूर नहीं होंगे और अगर मंजूर कर भी लिए गए तो इनको अगवा कर लिया जाएगा। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि ये जबर की रात बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती और 8 फरवरी। अच्छा, मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं ना, ऐसा मैं आपको काट रहा हूं। इलेक्शन कमीशन का प्लान बी, अब इसमें पता है क्या हुआ है? एक तो आपने कहा ना कि दीवार से लगाकर और फिर इसके बावजूद 11 एप्लीकेशंस आ रही हैं। ऐसा एक और काम इन्होंने ये डाला है और इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवार पुलिस, नादरा, नैब, FIA, FBR, स्टेट बैंक, पावर डिवीजन, पेट्रोलियम डिवीजन, नेशनल कम्युनिकेशन डिवीजन, हाउसिंग डिवीजन और चारों चीफ सेक्रेटरीज CDA की स्क्रीनिंग से गुजरेंगे और तमाम मराहिल पार करने वाला जो है वो स्क्रूटनी पास करेगा। राय साहब, ये भी एक गेम जो है वो डाली गई है। गिरफ्तारी का लगता है कि प्लान कर लिया गया है कि लोगों के खिलाफ मुकदमात भी होंगे और इन महकमों के जरिए इंतखाबी दौर से दूर किया जाएगा, बाहर किया जाएगा इन लोगों को। देखें, ये जितने महकमों के साथ स्क्रूटनी का अमल मशरूत किया गया है ये बिल्कुल ठीक किया गया है, लेकिन अगर ये तमाम महकमे मेरिट के ऊपर स्क्रूटनी करें तो नून लीग में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमज़ा शहबाज, इसी तरह आबिद शेर अली, तो नून लीग के पूरी जो क़यादत है, ख्वाजा आसिफ, इसी तरह इनकी जो दीगर क़यादत है, ये सारी की सारी इलेक्शन लड़ने के लिए नाहल हो जाएगी। तो अगर मेरिट के ऊपर इन इदारों के ज़रिए स्क्रूटनी करवाई जाए तो इसका मतलब ये होगा कि नून लीग ने जितने उम्मीदवार फाइल किए हैं मैदान के अंदर, फील्ड के अंदर, उनमें से 70% तो वैसे ही नॉकआउट हो जाएंगे। लेकिन जो पॉइंट जिसकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं वो इस तरह से दुरुस्त है कि इसके ज़रिए सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ को टारगेट किया जाएगा। इस स्क्रूटनी के अंदर से और इस छलनी के अंदर से सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों को निकाला जाएगा। लेकिन इसमें अगर तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों के ऊपर किसी भी किस्म का कोई इल्ज़ाम साबित ना भी हुआ तो वो एक पंजाबी की और पोठवारी की एक कहावत है कि आटा गूंदती हो तो हिलती क्यों हो, आटा गूंदती हो तो हिलती क्यों हो। तो तहरीक-ए-इंसाफ का कोई ना कोई ऐसा उनके उम्मीदवारों का ये नुक्ता एक आप कह लें फेक तरीके से निकाल लेंगे कि तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन के अंदर ना जा सकें। लेकिन होगा क्या? अभी आप ये देखें आशमी साहब कि कितनी बड़ी एक्सरसाइज की गई कागजात नामजदगी पर डाके मारने की। क्या आपने और हमारे व्यूअर्स ने इतनी बड़ी जो एक्सरसाइज है ये कभी इससे पहले देखी? किसी नाकाम तरीन रियासत में, फ्रॉड तरीन रियासत में भी इस तरह नॉमिनेशन पेपर नहीं छीने जाते। लेकिन उसके बावजूद तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने में सबसे बड़ी तादाद में कामयाब हो गए। इसका मतलब यह है कि पहला जो नामुमकिन था इस इलेक्शन 2024 के मुतल्लिक, वो पहला नामुमकिन उसको मुमकिन कर दिखाया है तहरीक-ए-इंसाफ ने। अब उसके बाद चूँकि इमरान खान साहब के केस की यानी उनकी नाअहली के ख़ात्मे के लिए एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है। बड़े मज़े के पॉइंट से एतजाज़ अहसन साहब ने 2 आज बयान किए, मैं उनको सुन रहा था, बड़े दलील के साथ अब उन्होंने बताया। उनका ये कहना था कि एक तो जिस तरीके से पीटीआई की ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया है और जितने अरसे तक इनको गिरफ़्तार रखा गया है, उन्होंने अगवा के अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि इसकी मिसाल तो ज़िया-उल हक़ के दौर में, मुशर्रफ के दौर में, अयूब के दौर में भी नहीं मिलती, जो कि इस कठपुतली हुकूमत जो शरीफ ख़ानदान का तसलसल है
इस हुकूमत में जो कुछ हो रहा है और इससे पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत में जो कुछ हुआ। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से साइफर केस में इमरान खान साहब को अमलन ये पहली हियरिंग में ही ज़मानत मिली है, क्योंकि इससे पहले जो हियरिंग हुई थी वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, उसके बाद उसको मुलतवी कर दिया गया था। तो जिस तरह से पहली हियरिंग में पहली समाअत में इमरान खान साहब को ज़मानत मिली है, इसी तरह पहली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की नाअहली के ख़ात्मे के लिए, तो शाखाना केस में जो नाअहली के ख़ात्मे के लिए पटिशन फाइल की गई है, तो ये पहली हियरिंग के अंदर इमरान खान साहब की नाअहली, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने दबाव ना लिया तो पहली हियरिंग में इमरान खान साहब की ये नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल है, वो आप ये कह लें कि किसी के काबू में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर ISI के मुतल्लिक भी एक बड़ी दिलचस्प खबर हाशमी साहब और हमारे व्यूअर्स को ज़रा तवज्जो से सुननी चाहिए, क्योंकि ख़बर भी एक ऐसे सीनियर सहाफ़ी की जानिब से आई है जिनका सियासत में बहुत तजर्बा भी है, सियासी अमूर पर सबसे गहरी नज़र रखते हैं, और पाकिस्तान के ऐसे सहाफ़ी जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि इलेक्शन की जो सियासत है इसके ऊपर सबसे जानदार तज्ज़िये इन्हीं के होते हैं। ये सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाई साहब, मारूफ सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर 2 खुफिया एजेंसियाँ, तासुर ये था कि सिविल एजेंसियाँ वो ये समझती हैं कि नून लीग कुछ वोट ले सकती है पंजाब के अंदर, लेकिन एक सिक्का बंद जो एजेंसी है, अब सिक्का बंद एजेंसी पाकिस्तान के अंदर किसको सिक्का बंद एजेंसी कहते हैं? वो एजेंसी जो बड़ी फ़ाल हो। ज़ाहिर है कि ISI जो पाकिस्तान की पहली दिफाई लाइन भी है, और ISI पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी फ़ाल एजेंसी समझी जाती है। तो सुहेल वड़ाई साहब ने इनडायरेक्टली ISI की जानिब इशारा करते हुए कहा कि इस सिक्का बंद एजेंसी का अंदाज़ा और इसकी प्रिडिक्शन ये है कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ का जो नाराज़ वोटर है वो इतनी बड़ी तादाद में निकलेगा कि वो पूरी गेम उलट देगा और नून लीग इलेक्शन नहीं जीत पाएगी। ये सुहेल वड़ाई साहब ने इलेक्शन के मुतल्लिक तज्ज़िया किया है, और जो PTI के लोग हैं, या आप ये कह लें कि कुछ लोगों का ये तासुर है, क्योंकि सुहेल वड़ाई साहब का अपना एक स्टाइल है, तो कुछ लोगों का ये तासुर है कि शायद वो कोई इस तरह के तज्ज़िये करते हैं जो नून लीग के हक़ में हों। हालांकि सुहेल वड़ाई साहब ने द पार्टी इज़ ओवर के नाम से एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने ये प्रिडिक्शन की थी कि नवाज शरीफ नायल हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से, ये कॉलम लिखा था। और मैं इस वाक़े का ऐनी शाहिद हूँ हाशमी साहब। ये भी बड़ा मज़े का वाक़या है कि मैं और सुहेल वड़ाई साहब, नवाज शरीफ ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी, पैनामा केस आ चुका था, JIT बन चुकी थी, तो सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिख दिया द पार्टी इज़ ओवर। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तायात नायल कर देगी। सारी उन्होंने डेट लाइन भी बता दी, टाइम लाइन बता दी कि कब ये फ़ैसला एक्सपेक्टेड है। तो बजाय इसके कि नवाज शरीफ जो हैं वो इस हकीकत को तस्लीम करते हैं, वो सुहेल वड़ाई साहब से और बाकी दीगर सहाफ़ियों से उलझ पड़े, मुझसे भी उलझ पड़े, हम सब से उलझ पड़े कि आप लोग तो मेरी हुकूमत के पीछे पड़े हैं और मुझे नाअहल करवाना चाहते हैं। आप लोग इस किस्म के कॉलम लिखते हैं, मैं भी उस वक्त दुनिया न्यूज़ में कॉलम लिखता था, आप इस तरह के कॉलम लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं नाअहल हो जाऊँगा। पता नहीं आपको ये कौन बताता है, लेकिन ज़ाहिर है कि उस वक्त जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे उसमें पता लग रहा था कि नवाज शरीफ अपना मनी ट्रेल जो है वो नहीं दे सके, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास और एहतसाब अदालतों के पास इसके सिवा कोई और ऑप्शन नहीं होगा कि वो नवाज शरीफ को सज़ा भी दें, नाअहल भी करें। तो अब इस पूरी सिचुएशन में हाशमी साहब, जब पाकिस्तान की प्रीमियम खुफिया एजेंसी ये कह रही है कि 8 फरवरी को लोग इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे और इतनी बड़ी तादाद में PTI को वोट डालेंगे, तो इसका मतलब यह है कि ये तय हो गया है कि अगर ये 40-50% धांधली भी करेंगे तो तब भी ये इलेक्शन PTI ने जीतना है। इमरान खान साहब का भी एक बड़ा अहम पैगाम जेल से आ गया है। इमरान खान साहब से मिलने के लिए इमरान खान साहब के वकला की टीम गई अडियाला जेल के अंदर। अगरचे वहाँ पर हमेशा की तरह जासूस मौजूद थे, लेकिन इमरान खान साहब का ये पैगाम बाहर आ गया है
कि 8 फरवरी को जो मौजूदा जबर का माहौल है, जो तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जबर किया गया है, इसका बदला वोट की ताकत से लेना है। पीडीएम को और ये जो 13 जमातों का टोला है, इसको वोट की ताकत से निशाने इबरत बनाना है। और हाशमी साहब, पैनिक है इस वक्त, पीडीएम की सफ़ों में ज़बरदस्त पैनिक है इस वक्त। बिलावल जरदारी, ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान, इनकी सफ़ों में जिस किस्म का पैनिक है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। भागते फिर रहे हैं कि कोई महफूज हल्का किसी तरीके से मिल जाए, और फिर इस्टेब्लिशमेंट से डू मोर का मुतालबा भी कर रहे हैं। लेकिन एक नविश्ता दीवार है कि तहरीक इंसाफ को अगर इलेक्शन में जाने दिया गया तो ये बात लिख लें कि 40-50% धांधली के बाद भी, इतना बड़ा टर्नआउट होने वाला है कि 40-50% धांधली के बाद भी तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीतेगी। बहुत से लोग मुझसे ये आर्गूमेंट कर रहे थे कि ये तो नॉमिनेशन पेपर ही तहरीक इंसाफ के जमा नहीं हो रहे, तो तहरीक इंसाफ किस तरह से जाएगी। तो एक उस वक्त भी मैं कह रहा था कि तहरीक इंसाफ के अंदर और उनके उम्मीदवारों के अंदर और उनके जो सपोर्टर हैं उनके अंदर जो जोश है, जो वलवला है, वो हर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाएगा। आप देख लें कि नॉमिनेशन पेपर सबसे ज़्यादा नशस्तों के ऊपर तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवार खड़े कर दिए। यहीं पे शरीफ ख़ानदान यहीं पे शिकस्त खुर्दा हो गया, यहीं पे उनकी शिकस्त हो गई है। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिसको लॉन्च किया गया था, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कुल मिलाकर 18 नशस्तों पर उम्मीदवार खड़े कर सकी। अब मैं क्विकली, जो परवेज़ खटक के मुतल्लिक आपने बात की, तो परवेज़ खटक की पार्टी भी किंग्स पार्टी है। सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उसको लॉन्च किया है। इस तरह की पार्टीज़ को 75 साल से इस्टेब्लिशमेंट ही लॉन्च करती है। परवेज़ खटक कोई एक जलसा अच्छा बड़ा नहीं कर सके, एक इफ़ेक्टिव जलसा नहीं कर सके। मुमकिन है कि परवेज़ खटक की ये ख्वाहिश हुई हो, परवेज़ खटक को हो सकता है ये कहा गया हो कि आप ज़रा इमरान खान साहब से बगावत करें, आपके मुतल्लिक तो ये तासुर है कि आप बड़े अच्छे मुंतज़िम हैं। लेकिन परवेज़ खटक को वोट तब मिल रहा था जब इमरान खान साहब उनके पीछे थे और तहरीक इंसाफ का टिकट उनके पीछे था, इस वजह से वो वज़ीर आला बने थे। तो उनको इस तरह का लारा लगाया गया होगा। इलेक्शन कमीशन के तर्जमान की अगरचे इसके ऊपर एक, आप कह लें कि भोंडी सी वजाहत आ गई है कि हमने किसी को ऑफ़र नहीं किया, लेकिन इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और ये नुकता अब जाएगा पेशावर हाई कोर्ट में, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई ने बल्ले के इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर नहीं की, या पटिशन दायर नहीं की, इस वजह से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब अपने पास ही केस लगा लेते हैं और फिर वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही फैसला आता है। तो ये जो अब परवेज़ खटक ने एक भयानक मिस एडवेंचर किया है, ये तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचाएगा जब ये बल्ले का केस चलेगा पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। तो ओवरऑल ये बौखलाहट में इस तरह के मिस एडवेंचर भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि 40-50% धांधली के बाद भी तहरीक इंसाफ ने यह मार्का मारना है। अच्छा राज साहब, मैं ना आपको ये जो बात कही उन्होंने परवेज़ खटक साहब ने, मैं दोबारा आपको इसके ऊपर दोबारा वापस लेकर जाऊंगा। और क्योंकि मेरे लिए ये बड़ी हैरानगी की बात, मेरे लिए क्या पूरे पाकिस्तान के लिए हैरानगी की बात होगी। और मुझे इसमें ना एक साजिश नजर आई। ऐसा मैं 3 दिन पहले ने खबर दी और मेरी खबर के मुताबिक एक प्लान ये बना है कि बड़े पैमाने पर आज़ाद उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए और इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार, यानी ये कहाँ से आएंगे कोई नहीं जानता, इनका सियासी बैकग्राउंड क्या है कोई पता किसी को नहीं है। और शायद पाकिस्तान की तारीख में ये पहला इंतखाब होगा जिसमें आज़ाद उम्मीदवार सबसे बड़ी तादाद में जो है ना वो शरीक होने जा रहे हैं। अब जब मैं इस खबर को, जो मैंने कुछ रोज़ पहले दी, और परवेज़ खटक के आज के इस बयान को देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा वो कंफर्मेशन हमें इस बयान के अंदर मिल रही है और ये सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि परवेज़ खटक साहब क्या कह रहे हैं। परवेज़ खटक साहब ये कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार, हमारे बहुत से आज़ाद दोस्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार कामयाबी के बाद हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। राय साहब, कुछ इनके साथ शामिल हो जाएंगे, कुछ केपी में और जमातों के साथ शामिल हो जाएंगे, कुछ पंजाब के अंदर शामिल हो जाएंगे। राज साहब, आपको कहीं लगता है कि आज़ाद उम्मीदवार इस्तेमाल होंगे भी
जबरन भी इस्तेमाल उन्हें किया जाएगा, कुछ अपनी मर्जी से इस्तेमाल होंगे, क्योंकि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अंदर तहरीक इंसाफ को मिसमैनेज कर दिया गया, मुनज़्ज़म नहीं है, उस तरह से नहीं गई इंतखाब के अंदर। तो लोगों को ये लगा कि अगर हम इस प्लेटफॉर्म से खड़े होते हैं, आज़ाद हैसियत में खड़े होते हैं, तो कल को हम डील कर लेंगे, हमें किसने पूछना है कि भाई तुम आज़ाद हैसियत में गए थे, बल्कि ये तो ज़्यादा आसान होगा और एक रास्ता खुल जाएगा लोगों के लिए अपनी मर्जी के हुकूमत बनाने के लिए, और शायद बाद में लोग इस्तेमाल भी हों। और इसी तरह मैनिपुलेशन मुझे होती हुई कम से कम नज़र आ रही है। और इसकी कंफर्मेशन हमें, ये जो लफ्ज़ उन्होंने कहा ना कि हमारे आज़ाद दोस्त, अब पता नहीं ये दोस्त कौन से हैं परवेज़ खटक साहब के जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। राय साहब, हाशमी साहब, आज़ाद दोस्त कामयाब किस तरह होंगे? यानी एक जो भी आज़ाद उम्मीदवार होता है, ये एक फार्मूला है कि जब उसके पास किसी पार्टी का टिकट होता है तो उस पार्टी का जो वोट बैंक है उसके ज़ाती वोट बैंक में, यानी किसी भी आज़ाद उम्मीदवार के ज़ाती वोट बैंक में वो ऐड हो जाता है। लोग इसी वजह से पार्टी टिकट्स के पीछे भागते हैं कि एक तो चलें, अगर हम खुद कोई इलेक्टेबल हैं या हमारा कुछ क्लाउट है सियासी, तो उसके साथ पार्टी का टिकट और पार्टी के टिकट के साथ जो पार्टी का वोट बैंक है वो भी ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर परवेज़ खटक, उनकी पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है, उनकी पार्टी के अपने उम्मीदवार कामयाब नहीं होंगे, तो कोई ऐसा शख्स जो कि आज़ाद उम्मीदवार होगा, जिसको इमरान खान साहब की सपोर्ट नहीं होगी, जो कि इमरान खान साहब के उम्मीदवार के ख़िलाफ़ लड़ रहा होगा, वो कैसे जीतेगा? ये परवेज़ खटक लगता है पता नहीं किन हालात के अंदर ये दो बयानात उन्होंने दिए हैं, कोई सिगरेट ज़्यादा पी लिए हैं, तो इस हालत में उन्होंने ये बयानात दिए हैं। ये कैसे? इस पे ना एक बात मैं आपको ऐड कर दूं। मुझे याद है मुशर्रफ साहब के जो इंतखाबात हुए, तो हमने वो अपनी आंखों से देखा, बिकॉज मैं ग्राउंड पे मौजूद था। तो अकरम जकी साहब जो है वो लाहौर से एक हल्के से जीत रहे थे और बाकायदा उनका ऐलान भी कर दिया गया। लेकिन जब हम वो कहते हैं ना गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक, तो जब कल अगला रोज जब आया और सरकारी नताइज आए तो वो कहीं पे थे ही नहीं। तो डब्बों के अंदर क्या है और डब्बों में से क्या निकलेगा, कितने डब्बे रखे जाएंगे। राज साहब, इलेक्शन तो इसी तरह जो है वो रिग्ड होता है। नहीं, और अब ठीक है, आपका पॉइंट मैं समझ गया, लेकिन इसमें सवाल यह है कि क्या आज़ाद उम्मीदवारों को धांधली के ज़रिए इलेक्शन जितवाना ये आसान है, या नून लीग का टिकट देकर उनको जितवाना आसान है, या किसी और पार्टी का या पीपल्स पार्टी का टिकट? यानी नून लीग के चलें और कुछ नहीं तो 2-3 हज़ार वोट तो ऐड हो जाएंगे ना उस आज़ाद उम्मीदवार के पास। नहीं, उसमें मैं एक आपकी बात काट रहा हूँ। उसमें मसला पता क्या है, यहाँ पे कैच ये है कि आज़ाद उम्मीदवार कन्फ्यूजन है ना कि अगर बल्ला का निशाना दिया गया तो लोग समझेंगे यार ये भी पीटीआई का ही है, और फिर लोग पोस्ट भी करेंगे कि भाई हम भी पीटीआई के ही हैं, और फिर कुछ पीटीआई के बन के भी खेल रहे होंगे। तो जो कन्फ्यूजन और जो खतरे की बात है ना, एक हॉर्स ट्रेडिंग का एक दरवाजा मुझे खुलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि राय साहब, वो लोग जो इमरान खान के साथ उठते थे, बैठते थे, हुकूमत के मजे लिए, वजारतें उन्होंने एंजॉय की, वो खान साहब को छोड़ के चले गए और फिर उन्होंने इस्तेमाल किया इमरान खान को। तो ये लोग तो यकीनन इस्तेमाल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखें, हॉर्स ट्रेडिंग तक तो बात ठीक है, लेकिन पीटीआई का जो वोटर और पीटीआई का सपोर्टर है ये बड़ा बाशऊर है। चाहे ये पढ़ा लिखा सपोर्टर हो, चाहे ऐसा हो जो कि कम पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा, देसी हो, शहरी हो, देहाती हो, इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने ऐसी अवेयरनेस की कैंपेन चलाई है कि इनमें बड़ा सियासी शऊर है। यानी ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई बहरूपिया ये बहरूप तारी कर ले कि मैं पीटीआई का कोई हमदर्द हूँ और आप मुझे वोट दें। वोट उसको मिलेगा जिसके मुतल्लिक क्लियर कट इमरान खान साहब और पीटीआई ये अनाउंस करेंगे कि इसको पीटीआई के सपोर्टर्स वोट दें। अब उसके बाद कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो कि इलेक्शन जीतने के बाद अगर उनको जिस तरह से अभी अगवा किया गया लोगों को, उनको अगवा करके उनकी वफादारियां तब्दील करवाई जा सकती हैं। लेकिन इसमें एक तो अगर वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जीते तो जाहिर है कि उनकी नशिस्तें कलअदम हो जाएंगी, उनकी जीत कलअदम हो जाएगी।
और पार्टी के जब वो फ्लोर क्रॉस करेंगे तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जीत कर, तो वो तो फ्लोर क्रॉसिंग मुमकिन नहीं होगा। दूसरा ये है कि अगर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इमरान खान साहब की सपोर्ट से वो इलेक्शन जीतते हैं तो शायद आप ये कह लें कि कोई 5% या 4% लोग ऐसे हों जो उस वक्त सोबतें बर्दाश्त ना कर सकें। लेकिन हाशमी साहब, जब एक पार्टी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हासिल कर ले और उन आज़ाद उम्मीदवारों को पता हो कि हम तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से जीते हैं और अगर हम थोड़ा मजबूती के साथ खड़े रहे तो तहरीक इंसाफ हुकूमत बना लेगी। और जब इलेक्शन में रिजल्ट आ जाता है हाशमी साहब, बड़े हमने इलेक्शंस देखे हैं, पूरी दुनिया के अंदर कवरेज की है। साबिक सदर ट्रंप का इलेक्शन भी कवर किया मैंने न्यूयॉर्क में। तो होता ये है कि जब इलेक्शन के नताइज आ जाते हैं तो उस वक्त की जो डीप स्टेट है, जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में हमेशा इस्टेब्लिशमेंट मौजूद होती है, उसको उन नताइज को तस्लीम करना पड़ता है या उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रहता कि वो नताइज को तस्लीम ना करें, क्योंकि उस वक्त हालात मुकम्मल तौर पर बदल जाते हैं। उस वक्त बीच में बहुत से लोग बीच में मसालतकार आ जाते हैं कि चलें अब जो पहले गलत फहमियाँ थी उनको दूर करें, जो आपकी तरफ से हो गया, जो किसी जमात की तरफ से हो गया, जो भी इससे पहले दोनों तरफ से इकदाम हो गए, इनको अब भूलें और मुल्क को आगे लेकर जाएं। तो बीच में मसालतकार आ जाते हैं, फार्मूलाज जो हैं वो डिवाइस कर लिए जाते हैं। तो ये ऑल टुगेदर 8 फरवरी का जो दिन है, ये आप देखेंगे कि पाकिस्तान की सियासत को ये उल्टा कर रख देगा। लोग अगेन आर्गूमेंट करते हैं कि कैसे, बिल्कुल उसी तरह जैसे पाकिस्तान के अंदर 70 न्यूज़ चैनल, जब ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था तो पाकिस्तान के अंदर 70 न्यूज़ चैनल ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब चूँकि कैंपेन भी नहीं कर पा रहे तो ये ज़िमनी इलेक्शन किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ नहीं जीत सकती, क्योंकि जिस जमात को इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत से निकाला हो उस जमात को दोबारा ज़िमनी इलेक्शन में कभी कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब भी हो गए तो हमारे कोई काम तो नहीं कर सकते। ये कोई हमारे जैसे देहात में वोट दिया जाता है इस बुनियाद पर भी कि हमारे चलें यहाँ पे कोई कुएँ खुदवा देंगे, स्ट्रीट लाइट्स लगा देंगे, सड़कें पक्की करवा देंगे, इस बुनियाद पर देहात में वोट दिया जाता है। तो उनको पता होता है कि ये जमात कुछ ज़िमनी इलेक्शन में 4, 8, 10 नशस्तें जीत लेगी, दोबारा हुकूमत में तो नहीं आएगी। लेकिन उसके बावजूद कि हमजा शहबाज की जाली हुकूमत, शहबाज शरीफ की जाली हुकूमत, पूरे रियासती वसाइल इस्तेमाल हुए, उसके बावजूद उस नामुमकिन को तहरीक इंसाफ ने मुमकिन कर दिखाया और 3/4 अक्सरियत से दोनों ज़िमनी इलेक्शन तकरीबन 3/4 अक्सरियत से जीत लिए। तो यही एपिसोड रिपीट होगा। अब तक हर हरबा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नाकाम हो गया है। आप ये देख लें कि कहाँ है वो फवाद चौधरी, कहाँ है वो उस्मान डार। वो आप देख लें कि फवाद चौधरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा जेलम में इसलिए नहीं करा सके कि उन्होंने जहांगीर तरीन को कहा कि हम सबको जूते पड़ जाएंगे, जेलम में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा कराऊंगा तो लोग भी नहीं आएंगे, जो लोग आएंगे हमें जूते मारेंगे। तो अब आप देख लें वो कहाँ है अली हैदर जैदी। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जैसी किंग्स पार्टियां अभी से बैठ गई हैं मुकम्मल तौर पर। तो इसलिए इलेक्शन के नताइज के ऊपर मुझे कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन में गई 40-50% धांधली के बावजूद तहरीक इंसाफ सिंपल मेजॉरिटी से ये इलेक्शन जीत जाएगी। लंदन से खबर ये है कि कुछ लोग जो नवाज शरीफ साहब के लेफ्ट राइट पे खड़े होते रहे, अब वो गिला करते हुए नजर आ रहे हैं कि नारे मारें और बुरे वक्त में हम आपके साथ खड़े रहे और आपने अब हमारा ख्याल रखना है। अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जिन लोगों को उतारा जा रहा है और पार्टी की तकसीम के हवाले से नून लीग के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रस्साकशी जो है वो राय साहब हो रही है। पिंडी के अंदर भी हमने देखा, लाहौर में भी हमने ये देखा, और तहरीक इंसाफ के मुकाबले में किन लोगों को उतारना है। तो एक लंदन से भी राय साहब यही इसी तरह की खबर आ रही कि वो लोग जो नवाज शरीफ साहब के साथ पिछले 4 वर्षों में लंदन में रहे, सुनने में ये आ रहा है कि उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अब इन हालात में बल्ले का निशान वापस करो, पेशावर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया जाएगा और पिटीशन तैयार हो चुकी है राय साहब। और
जो मरकजी तर्जुमान है तहरीक इंसाफ के, उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के मौज़म भट्ट साहब वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट जा रहे हैं। पटिशन कल ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। पटिशन में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करने की सदा की गई है और पटिशन में मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी फैसला किया। मरकजी तर्जुमान ये भी कहते हैं कि गैर मुतल्लका शख्स की दरख्वास्त पर इंतखाबी निशान वापस लेना गैर कानूनी है। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक ना कराने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया। अब राय साहब, इसमें ना दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो शायद हम इग्नोर कर देते हैं कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जो 5 मेंबर्स ने जो फैसला दिया इसकी मुसद्दका नकल नहीं दी। पीछे उसके क्या मंतक हो सकता है कि किसी तरह पीटीआई को रोका जाए, डिले टैक्टिक्स है, तो ये एक इंतहाई अहम नुकता है। और फिर लेटर्स और ख़त किताबत तो हुई है और फिर आईजी इस्लामाबाद को भी चेंज करने की बात आ रही है, फिर डीसी इस्लामाबाद को भी। लेकिन राज साहब, रियलिटी कुछ और है। हमें ऑन पेपर रियासत जो इलेक्शन कमीशन है, जिसे मैं सिलेक्शन कमीशन कहता हूँ, वो तहरीक इंसाफ को मुकम्मल क्रश करने के लिए काम कर रहा है। देखें, इलेक्शन कमीशन ने तो ज़ाहिर है कि इस वक्त शरीफ ख़ानदान और मरीम नवाज़ की बी टीम बनकर ही काम करना है। लेकिन ये केस, बल्ले का जो केस है, ये इस कदर कमज़ोर है कि पेशावर हाई कोर्ट के पास भी इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि या तो वो बल्ले का इंतखाबी निशान ये ऑर्डर कर दे कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कलअदम कर दे, या फिर ये कह दे कि अगर इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि कोई बेज़ाब्तगी है तो उसके बाद तहरीक इंसाफ को एक मौका दिया जाए कि वो ये बेज़ाब्तगी ख़त्म कर लें। अगरचे नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो स्केजुअल जारी इसलिए किया गया था ताकि तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक ये तासुर बनाया जाए कि अब तो नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने का टाइम ख़त्म हो गया है, तो अब कैसे होगा ये जो नॉमिनेशन पेपर्स और ये बल्ले का निशान। लेकिन ये केस इस कदर बोगस है कि पेशावर हाई कोर्ट जो है ये इसको पहली हीयरिंग में उड़ा देना चाहिए पेशावर हाई कोर्ट को। दूसरा, जो आपने टिकट्स के मुतल्लिक बात की, इस पर तलाल चौधरी और शहबाज शरीफ के हवाले से, यानी जिस तरह से तलाल चौधरी के मुतल्लिक बड़ी रेजिस्टेंस सामने आई और तलाल चौधरी ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कैंपेन भी चला दी, तो तलाल चौधरी और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक भी एक अहम और दिलचस्प स्टोरी हमारे पास है। प्रोग्राम का टाइम ज़्यादा हो गया, ये अगले प्रोग्राम में शेयर करेंगे।